हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा फनी हो गया यार। चलो कोई नहीं। एक्चुअली हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखो, ग्लोबलाइजेशन आप बार बार ना आप सुनते होगे। अभी अभी तो बहुत ज्यादा सुनते होगे, क्योंकि ये मॉडर्न जो वर्ल्ड चल रहा है, इसमें सारी चीजें क्या हो चुकी है, ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन का वर्ड आपको बार बार सुनने में आता होगा। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। एक्चुअली ये स्टोरी थोड़ा सा हम जानेंगे कि होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है भाई। सिंपल से पहले हम अंडरस्टैंड करते, देखो ग्लोबलाइजेशन ना, अगर मैं आपसे सिंपल से कहूँ कि किसी भी चीज का लाइक कल्चरली, ठीक है, या आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं, या फिर आप लेबर हो गया, ठीक है, या टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें हैं, एक्स और भी बहुत सारी चीजें, जब ये इंटरनेशनली यानी दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेप्टेंस और पब्लिक यूज करना या शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसी को सिंपल भाषा में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा केस लेके चलूं कि आज आपके पास एज हम कंज्यूमर, हमारे पास बहुत सारी चीजें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज है, एज कम्पेयर टू पहले से। अगर आप 2000 की बात करो, उस टाइम की या 2010 से पहले की बात करो, तो इतनी हमारे पास चॉइस नहीं थी। और इससे भी ज्यादा अगर आप जो 1990s के वक्त में, जब एलपीजी नहीं आया था, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जब इंडिया में नहीं आया था 1990 से पहले, तो उस टाइम पर ना गवर्नमेंट ही सारी चीजें बनाती थी, ठीक है। और बहुत एक दो ही कंपनियां होती थी जो प्रोडक्ट बनाती थी, गुड्स बनाती थी किसी एक चीज का। आज अब क्या, हर एक गुड्स का, लाइक अगर सॉल्ट की कंपनी देखा जाए, तो डिफरेंट कंपनी जो सॉल्ट फॉर्म करती है, सॉल्ट बनाती है, ठीक है। अगर कार की बात करी जाए, तो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कार है, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, ठीक है। और आपकी इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि क्या है, इसमें compete कर रही है। तो इसका मतलब कंज्यूमर के पास क्या है, ऑप्शंस ज्यादा आ गए। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ऑप्शन ज्यादा आ गए एलपीजी की वजह से। आफ्टर 1990s एट, जब गवर्नमेंट ने एलपीजी को लागू कर दिया, ठीक है, ये आपका नॉर्म जब लेके आए, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ज्यादा खड़े हो गए, है ना। और जब ऑप्शन क्रिएट हुए, तो यार ऑप्शन कैसे क्रिएट होंगे, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज क्या है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट जो भी अगर प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है, तो उन सभी कंपनियां क्या कर रही हैं, एक तरीके से वहां पर आपको लेबर दे रही होंगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। और लेबर की जब रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना। तो एक तरीके से कंप्लीट रन करती है। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है कि जैसे एम्बेसडर ऑफ फायर, ये पहले कार होती थी इंडियन रोड्स पे, लेकिन आज बहुत सारी कंपनियां जो है इंडिया में कार बना रही हैं, और पब्लिक कंज्यूमर्स खरीद भी रहे हैं उसको, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कार का ही केस है, शर्ट ले लो, टेलीविजन ले लो, फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस के भी बहुत सारी कंपनियां जो है क्या कर रही है, इन पर काम कर रही हैं। यानी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हैं, किसको, कस्टमर्स को, किसको, कस्टमर्स को, कस्टमर्स को ना हम लोग, ठीक है। तो यही कहानी है होगा। तो हमारी एक तरीके से क्या जाए कि मैटर ऑफ इयर्स और मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म, हमारा मार्केट क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। लाइक अभी ये देखो, ये डिफरेंट जो शॉप्स है, यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स है ना, डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट कंपनियों के क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, है ना। और एक अब जैसे सॉल्ट का ही मैंने केस लिया कि सॉल्ट की क्या होगी, टाटा का होगा, एंड और भी बहुत सारी कंपनियां होगी जिनकी क्या होगी, वो सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर हम शर्ट्स की बात करें, तो शर्ट्स की बहुत सारी कंपनियां होंगी जो मार्केट में क्या है, शर्ट्स प्रोवाइड करा रही होंगी। और इसको क्या है, इसमें से ऑप्शंस आ जा रहा है, किसको, कस्टमर को, और कस्टमर क्या कर रहा है, उनमें से एक चूज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से शर्ट का ही केस लेके हम चले, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, कस्टमर्स को मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब बात करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री कैसे काम होता है। देखो, ट्रेड होता है ना, जो ट्रेड, ये एक्चुअली डिस्टेंट कंट्रीज को जोड़ता है ना। कैसे जोड़ रहा है, जैसे लार्ज कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है, एमएनसीएस, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या रोल निभाती है। जैसे अगर हम सिंपल भाषा में कहें, इंडिया में मान लो एक कंपनी है, वो इंडिया में ही रन कर रही है, तो उसको एमएनसीज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो एमएनसीज किसे कहते हैं, वो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है, जो मेजर रोल करते हैं ट्रेड में। अभी क्या होती है एमएनसीज, ये कंपनी डेट ऑन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, owns or control production in more than one nation. ठीक है, MNCs office set at factories production regions
where then can get cheap labor and other resources so that company can go earn greater profit। सिंपल भाषा में समझो कि एमएनसी क्या है कि एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है एक से ज्यादा नेशन पे। जैसे मान लो, अगर मैं एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे एक आईफोन का हम केस लें। आईफोन जो है एक्चुअली एक कंपनी कहाँ की है, ये आपकी अमेरिका की कंपनी, यूएसए की कंपनी, ठीक है। और लेकिन ये है, ये प्रोडक्ट जो अपना असेंबल करती है वो कहाँ पर करती है, रॉ मटेरियल लेती किससे होगी, किसी एक्स कंट्री से लेती होगी, और असेंबल कहाँ पे करती होगी, वाई कंट्री से करती होगी, वाई कंट्री पे करती होगी, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर करते होगी। और देन फिर जो इसमें इस आईफोन में जो भी एक्सेसरीज है, जो सर्विस देनी होती है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आप फैसिलिटीज देनी होती है सर्विस के थ्रू, वो कहाँ पे, वो जेड कंट्री के अंदर है। यानी आप देखो कि आईफोन कंट्री कहाँ की है, यूएसए की है, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहा है, एक्स से ले रहा है, और असेंबल कहाँ पे हो रहा है, वाई में हो रहा है। और फिर वो सर्विस, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बेनिफिट्स देने हैं, वो कहाँ पे आ रहा है, आपका जेड कंट्री पे सर्विस कंडीशन आ रही है ना। और वो फिर वो पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मीन्स कि एक आईफोन कंट्री जो यूएसए की कंपनी है, इसका अगर जहां पे चीप लेबर मिल रहा है, जैसे वाई कंट्री में उसको चीप लेबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वाई कंट्री में उसको चीप लेबर मिल रहा है ना, वाई कंट्री में उसको क्या कर रहा है, चीप लेबर मिल रहा है। एक मिनट, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, ये आपका ए कंपनी, रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, यहाँ पर आपका असेंबल हो रहा है, और ये सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना। तो अब ये तीनों ही केस में अगर आप देखो कि एक कंपनी क्या कर रही है, जहां पे उसको रॉ मिल रहा है, जहां पे चीप रॉज मिल जा रहा है, सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, उसने वहां से ले लिया, और उसने फिर उसको क्या किया, असेंबल कहाँ पे किया, असेंबल करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, क्या चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। और वहां पे आपका फैक्ट्रीज एक्ट जो होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है ना, फैक्ट्रीज एक्ट या वेज एक्ट, वो थोड़े से क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो उनको एक तरीके से, और लेबर भी उनको अच्छा खासा मिल गया, तो उन्होंने वाई कंट्री पे क्या किया, असेंबल कर लिया। जेड के पास क्या है, सर्विस देते हैं। जेड वाले क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इस फोन के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, वो क्या करेंगे मार्केट में, अरे वो उसका सर्विस करेंगे, है ना, जो भी सर्विस होती है उसमें, ठीक। और ये फिर वही जो फोन होगा, आईफोन होगा, वो मार्केट में आके वर्ल्ड वाइड फैल जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री जब होता है, उसी वो कंट्रीज, वो जो कंपनीज होते हैं उनको एमएनसीज कहते हैं, क्या कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एमएनसी कंपनी की बात लें, जैसे आप देखो कि लार्ज एमएनसी होते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रही है, ठीक है। वो डिजाइन कहाँ करते हैं अपने प्रोडक्ट का, रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट में, है ना। और फिर उसको मैन्युफैक्चर कहाँ पे कर रही है, चाइना में कर रही है, कहाँ पे कर रही है, देन वो शिप कर दे रही है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप पे, वेयर प्रोडक्ट आर असेंबल्ड, जहाँ पे वो क्या हो रहा है, असेंबल्ड हो रहा है, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, वर्ल्ड वाइड जा रहा है। और कंपनी जो कस्टमर केयर है वो कैरिड आउट हो रहा है कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। तो ये देख रहे हो आप, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी इसी को हम क्या कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं, क्या कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं, जो एक जगह पे नहीं टिके, तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो अपना प्रोडक्शन कर रही होती है, ठीक। एमएनसी क्या है, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट को ही सेल नहीं करते, कि गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ग्लोबली, ग्लोबली ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ग्लोबली प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में इंक्रीज करता है। जैसे अभी ये कॉम्प्लेक्स वे ही था, है ना। और सिंपल वे क्या होता है कि लाइक एक ही जगह पे सारी चीजें हो रही होती है, ठीक। प्रोडक्शन प्रोसेस को ये क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब में पूरी तरह से स्प्रेड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के रूप में, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, बताया ही एक्स वाई जेड का केस, तो ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। जैसे एक सिंपल सा केस देखो, ये है ना, यहाँ पे क्या किया, एक लार्ज एमएनसी है, इन्होंने क्या किया, लुधियाना में वुमेन्स को घर पे रहते फुटबॉल बनाने का काम करना, फुटबॉल को लाइक सिलने का काम करना, है ना। तो ये एक एमएनसी ने क्या किया, एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिल गया उनको, और घर बैठे वो लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कंपनी के जो है एम्प्लॉयज है वो जाएंगे वहां से, कुछ एम्प्लॉय जाएंगे, वो सारे जो भी काम किया होगा उसको लेके कंपनी के अंदर आ जाएंगे, फिर उसको असेंबल जो भी चीजें करनी है। दैट मीन्स कहने का माना, मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग एंड मशीन अदर इक्विपमेंट आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, वो मनी जो एसेट खरीदने में स्पेंड किया जाता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गया, अदर इक्विपमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट मेड किया जाता है एमएनसी के द्वारा, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे इंडियन कंट्री अगर अमेरिका में जाके ये सब काम करे, इन्वेस्ट करे वहां पर, तो एमएनसीज कही जाएगी।
तो वैसे अमेरिका की कंपनी अगर इंडिया में आके काम करे उसको एमएनसीज कहा जाएगा, और जो इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे डिस्पर्स लोकेशन को भी क्या करता है, इंटरलिंक्ड कर देता है। अब बात की जाए कि देयर वैराइटीज ऑफ वेज इन एज मेंशन्ड इन व्हिच एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। अब बात ही गई कि भाई बहुत सारे तरीके जो एमएनसीज क्या करता है अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करता है और इंटरेक्ट करता है लोकल प्रोड्यूसर के साथ वेरियस कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। कैसे? लोकल कंपनी के साथ क्या करेगा, पार्टनरशिप कर लेगा, लोकल कंपनी को सप्लाई करेगा, और फिर लोकल कंपनी जो compete कर रही होगी या तो उनको बाय कर लेगा या उनके साथ compete करेगा, है ना। इस तरीके से मार्केट में वो आते हैं। ठीक है, एमएनसीज काम करती है। एमएनसी अपने जो प्रोडक्शन है ज्वाइंटली लोकल कंपनी के साथ करते हैं, जिससे बेनिफिट होता है लोकल कंपनी को। कैसा बेनिफिट होता है लोकल कंपनी के साथ? फर्स्ट, एमएनसी उनको क्या एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे देती है न्यू मशीन्स खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि फास्टर प्रोडक्शन हो पाए। सेकंड क्या है कि एमएनसी जो है ना अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है। क्या लेके आती है? तो इससे लोकल जो कंपनी है उसको बेनिफिट्स भी होता है। लोकल कंपनी को एक तो नुकसान ये भी होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन फायदा ये है कि अगर वो लोकल एमएनसी उनके साथ टाई अप कर लेती है तो उनको एक न्यू मशीन्स भी प्रोवाइड कराती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराती है, और मनी भी देती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से एमएनसीज क्या है, लोकल कंपनी के साथ मिलकर एक अच्छा खासा ग्लोबल ग्लोबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा केस होता है, और क्वालिटी उसकी अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। कैसे फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है? ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए कि फॉरेन ट्रेड क्या है, क्रिएट करता है किस चीज को, अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, लाइक मान लो एक कंट्री में ही रहे तो वो उसी कंट्री के रिगार्डिंग काम कर उतना ही होगा, लेकिन फॉरेन ट्रेड की वजह से दैट मीन्स डिफरेंट कंट्री में उनका जब प्रोडक्ट सेल होता है तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, इनकम की इंक्रीज होती है, अर्निंग इंक्रीज हो जाता है ना, इंटरनेशनल कस्टमर बनने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो होता है वो सिर्फ अपने मार्केट में नहीं सेल करता, वो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट में भी सेल करता है। और वैसे ही बायर्स के पास भी क्या हो जाता है, ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऑप्शंस आ जाते हैं डिफरेंट गुड्स के बीच में। ठीक है, तो फॉरेन रिजल्ट एक तरीके से कनेक्ट करता है द मार्केट और द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट डिफरेंट कंट्री। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है किसका, डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को। ठीक है, इंटीग्रेट करता है। जैसे अगर आप ये देखो चाइनीज टॉय इन इंडिया, देखो इंडिया के जो टॉयज होते थे ना जनरली वो महंगे होते थे, कॉस्टली होते थे। चाइना ने क्या किया, अपने चीप कॉस्ट क्या कर जो चिप जो आपके जो टॉयज थे वो चीप प्राइस में मार्केट में लेके आ गए। अब कस्टमर के पास क्या होगा, ऑप्शन आ गया कि भाई चीप लेना है या आपका, चीप भी होते थे और क्वालिटी भी थोड़ी ठीक होती थी। बट इंडियन क्या होते थे, लाइक इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी इंडिया के पास। ये अभी की बात नहीं कर रहा, पहले की बात करो, इवन आज भी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना यूज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उनकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसकी वजह से उनका रेट जो होता है चीप हो जाता है। बट इंडिया की बात किया तो ऐसा नहीं हो पाता, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, तो दैट्स वाई, क्योंकि उतना भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है, आपका कॉस्टली पड़ता था। टॉयज क्या पड़ते थे, कॉस्टली पड़ते थे। तो इसका मतलब कस्टमर के पास ऑप्शन आ जाता था, और इस तरीके से चाइनीज टॉय ने क्या किया, एक तरीके से आज से पहले मार्केट में कैप्चर कर लिया था पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब ड्यू टू नेशनलिज्म ड्यू टू नेशनलिज्म और मेड इन इंडिया की वजह से आज चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम हुआ है। जैसे देखो, ये रेडीमेड गारमेंट स्मॉल ट्रेडर्स बेच रहे हैं ना, और इनसे कंपटीशन मिल गया है किसको, एमएनसी ब्रांड और इम्पोर्ट्स के। इम्पोर्ट मतलब आप समझ ही रहे हो कि इंपोर्ट करके लेके आना डिफरेंट कंट्री से। ग्लोबलाइजेशन, अब आप बात करते हैं, इतना हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन इतना इम्पैक्ट कर रहा है, तो है क्या ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्री एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस है एक रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। तो किस बेस पर, वो डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है, इकोनॉमिक्स के बेस पर हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, कल्चरली हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर अभी सिर्फ किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक के बेस पर पढ़ रहे हैं। किसके बेस पर पढ़ रहा है, इकोनॉमिक के बेस पर। तो इसमें एमएनसी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे भाई देखो, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री। ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी क्या है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या हो रही है, मूव कर रही है। देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्री कैन बी कनेक्टेड। ये एक तरीके से क्या होगा, एक और तरीका आ गया जिससे कि इंटरकनेक्ट हो जा रहे हैं डिफरेंट कंट्री। और
इसी के थ्रू ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, डिफरेंट कंट्री जो पीपल्स है वो डिफरेंट कंट्री में जाके वहां पे काम कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, किसका है, ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। ठीक, तो ये केस आता है। अब बात करते हैं कि वो फैक्टर्स जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इनेबल्ड हो रहा है एक तरीके से। तो पहला है टेक्नोलॉजी। या देखो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगी उतना ही ज्यादा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए कि अगर हम, जैसे ये आप देखो कंटेनर वाला केस देखो, देखो सिंपल सा कंटेनर है, ये शिप से जाते हैं। शिप से जाने का फायदा क्या है, एक तो ये क्या होता है कि शिप से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं या ट्रक से जाते हैं, इनका फायदा ये है कि अगर ये एयर से जाए, एयर ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, है ना, और एक साथ इतना नहीं जा सकता। लेकिन शिप से क्या है कि एक साथ बहुत सारे कंटेनर जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी में इंप्रूव ही हुआ है, क्या है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव ही हुआ है। तो एक तरीके से इसने क्या किया है, आपको ग्रोथ दे दी है, क्या दे दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ दे दी है, क्या दे दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ दे दी है। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने भी क्या किया है, इजिली एसेसिबल कर दिया, क्योंकि हमें पता रहता है कि कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है। मान लो अगर ये इंडिया से अमेरिका में जा रहा है, यूएसए जा रहा है, तो ये कहीं पे भी रहेगा तो हमें पता होगा कि हाँ कहाँ पे, क्यों, ड्यू टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये केस है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें रिसेंट टाइम में, तो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसने रैपिडली चेंजिंग ला दिया। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसी, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। जैसे मोबाइल फोन्स, आप कहीं पे भी रहो मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो ना। टेलीफोन्स हो गया, टेलीग्राफ हो गया, आपका फैक्स हो गया, ये यूज किया जाता है। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट कनेक्ट कर दे रहा है, एफबी के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, और भी बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से क्या है आपका, टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है किसके में, इंफॉर्मेशन में और कम्युनिकेशन में, किसमें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये जैसे आप देखो यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, जैसे एक सिंपल सा जैसे एक मैगजीन है, न्यूज मैगजीन है, जो कि लंदन में पब्लिश होती है, ठीक, लेकिन लेकिन डिजाइंड और प्रिंटेड कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। कैसे होती है भैया, दिल्ली ऑफिस में ये भेजेंगे, ठीक है, दिल्ली ऑफिस में ये क्या करेंगे कि डिजाइन किया यहाँ पे टेक्स्ट डिजाइन करके लंदन से भेजा जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से प्रिंट होगा, क्या होगा, प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद देन फिर वो एयर बाय एयर किसके कहाँ भेजा जाएगा, लंदन में, और लंदन में वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से काम होता है। और जो आपका जो पेमेंट होगी वो ई बैंकिंग के थ्रू होगी, किसकी होगी, ई बैंकिंग, दैट मीन्स इंटरनेट बैंकिंग। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस, हमने बोला कि 1990s में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन किस तरीके से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हेल्प करता है, लाइक ग्लोबलाइज्ड होने में। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर फॉरेन ट्रेड है ना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो भी टैक्स बैरियर्स है या ट्रेड बैरियर्स है, उसको क्या किया जाए, मिनिमल किया जाए, क्या किया जाए, मिनिमल किया जाए, कम से कम कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा, लिबरलाइजेशन बढ़ जाएगी। जैसे अगर 1990 से पहले किया जाए, कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते थे। रेड टैपिज्म का केस सुनने में आता था, रेड टैपिज्म, है ना, लाल गाड़ी वाली की कहानी होती थी, है ना, कि लाल रेड टैपिज्म हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, बट रेड टैपिज्म का मतलब हुआ कि लाइक आपको ब्यूरोक्रेट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आपको एक तरीके से स्पेशल वो देना पड़ता था, ठीक है, स्पेशल फिल कराना पड़ता था, स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, जिससे कि वो काम वो कर पाए। लेकिन जब एलपीजी आया तो उसके बाद डिफरेंट कंट्री के लिए क्या करते, इजिली एसेसिबल कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इजिली एसेसिबल कर दिया गया, है ना। जिससे कि क्या होगा कि रेड टैपिज्म कम हुआ, और जो लॉज थे वो थोड़े फ्लेक्सिबल हुए। तो डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना और फॉरेन ट्रेड यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट जनरली ये ट्रेड बैरियर्स लगाती है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड को, है ना। जैसे मान लो कि अगर डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट को बचाना है, तो फिर ट्रेड बैरियर क्या कर दिया जाएगा, उस पर इम्पोज कर दिया जाएगा, है ना, वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो कि आपको प्रोडक्शन चाहिए, कस्टमर्स को या पब्लिक को या जो सिटीजन है उस कंट्री के, उनको वो प्रोडक्ट चाहिए, और उसकी जो डेफिशिएंसी है, मतलब इंडिया में या फिर उस कंट्री के अंदर उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो फिर वहां पे वो क्या कर दिया जाएगा, टैक्स बैरियर कम कर दिया जाएगा, टैक्स बैरियर या ट्रेड बैरियर क्या कर दिया जाएगा,
कम कर दिया जाएगा, है ना। तो ट्रेड बैरियर का ही एग्जांपल है कि टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाना। मान लो अगर कोई चीज है फॉरेन से अगर आ रही है, वो 40 रुपए की थी तो उस पर टैक्स लगा दिया गया 40 रुपए का, तो इंडिया में आगे कितने रुपए की हो गया, 80 रुपए का होगा। कितने रुपए का होगा, 80 रुपए का होगा। तो ये थोड़ा सा लाइक टैक्स बैरियर क्रिएट होता था ट्रेड बैरियर के अंदर। रिमूविंग बैरियर रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। बोला था कि लिबरलाइजेशन क्या है, जब इसी को क्या किया जाएगा, मिनिमल कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो लिबरलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दैट्स इट। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, लिबरलाइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। किसको, लिबरलाइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। अभी प्रेजेंट में 164 कंट्रीज क्या है, इसके मेंबर्स है। ये स्टैब्लिश करता है रूल फॉर द डेवलप्ड कंट्री रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड सो दैट दिस कंट्री कैन अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। ये किसके लिए रूल्स बनाता है, डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, एक तरीके से अपने प्रोडक्ट का डंपिंग कर सकती है चीप रेट पर, जिससे क्या होगी, उस कंट्री की जो एक्स कंट्री है उसके जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या हो सकता है, फेल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, फेल्ड हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बड़ा काम करती है सर। इसी पर एक डिबेट है कि ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर, जैसे आप सिंपल सा केस लो, यूएसए है, ठीक है। यूएसए क्या करता है, जैसे फार्मर्स जो है ना, वो अब एबनॉर्मली लो प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। अब इस पे इसका रीजन ये है कि यूएस जो है ना, वो एक तरीके से वो दे देता, सब्सिडी दे देता था। क्या देता था, सब्सिडी दे देता था, ठीक है। एक्सेसिव मनी उनको प्रोवाइड करा देता था, जिसकी वजह से क्या है कि वो चीप रेट पे भेज देते थे। चीप रेट में वो क्या करते, सेल कर देते थे। और वो फिर चीप रेट पे क्या सेल करने के बाद क्या करते, डेवलपिंग कंट्री के अंदर डाल देते थे, उसको क्या कर देंगे, डंपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, डंपिंग कर देंगे। इसका नुकसान किसको होता था, लोकल मार्केट को होता था। किसको होता था, लोकल मार्केट को होता था। इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यूटीओ काम करता है, वो ट्रेड बैरियर्स को लेके आ जाता है कि हाँ भैया नहीं, ये रूल्स होंगे, इसके बेसिस पर ही आपको डेवलपिंग कंट्री के अंदर आप अपने प्रोडक्ट का डंपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से काम किया जाता है। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे, अगर हम बात कीजिए इंडिया में, तो हमारे पास ग्रेट चॉइसेस आ गई। क्या आ गई है, ग्रेट इंप्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस पे सेवरल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई, क्योंकि चीप रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि न्यू अपॉर्चुनिटी दे दी है, किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस पर्टिकुलर आईटी सेक्टर, जिससे कि क्या होगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये केस आता है। इवन फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या की जाती है, गवर्नमेंट्स क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लेक्सिबल करती है। क्या करती है, फ्लेक्सिबल कर, थोड़ा लचीला बनाते हैं, जिससे कि क्या है कि एक उसके लिए से इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, 24/7 की इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रॉपर, ठीक है। वो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड्स हो गया, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी होगी, एजुकेशनल फैसिलिटी होगी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है उन डिफरेंट कंट्रीज को, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट वहां पे इंडिया में आ सके, या उस कंट्री के अंदर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, ठीक है। तो इवन हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जो मैंने बोला ना कि वर्किंग जो लेबर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तो उसको भी क्या करता है, मिनिमम कर देता है। क्या कर देता है, फ्लेक्सिबल कर देता है कि भाई आप अपने काम करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने सुना होगा, किसका केस पता, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेबर सुना हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जैसे देखो एक होता है कि आप कंपनी के थ्रू जुड़े हुए है ना, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कंपनी के थ्रू जुड़े तो कंपनी आपको क्या देगी, मतलब महीने में 4 छुट्टी भी देगी, है ना, और उसका पेमेंट भी नहीं कटेगी। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट वाले में है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाले में है, तो वहां पे आपका अगर एक भी छुट्टी हुआ है तो उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से ये भी क्या है, क्रिएट किया जाता था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, चाहे वो कंपनी के थ्रू मिले, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिले। तो एक केस आता है कि राइजिंग कंपटीशन कैसे क्रिएट हो गया, कैसे क्रिएट हो गया, एमएनसीज क्या करते हैं, चीप रेट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं। तो लोकल जो वेंडर्स होते हैं, जो लोकल मार्केट होता है, उनके पास क्या हो गया, एक तरह से कंपटीशन आ गया। क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। और जब कंपटीशन आएगा तो हो सकता है कि कोई सस्टेन ना कर पाए, और जो सस्टेन कर जाएगा तो उसकी जो प्रॉफिट है वो मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, या लॉस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, बैटरी हो गया, कैपेसिटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, टॉय टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल्स, ये क्या है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से इनको बड़ा ही ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। ये केस आता है। तो इसलिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है ना, एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से बनाने पड़ेंगे, जिससे कि अपना काम ढंग से कर पाए। अब आते हैं
स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या डेवलपिंग कंट्री को फायदा हो रहा है। ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री को तो फायदा हो ही रहा है, ये तो सही बात है। तो क्या डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है सभी के लिए और इंश्योर करता है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइज आर शेयर्ड बेटर, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कैसे? ये इंश्योर करेगी कि लेबर लॉ जो है ना वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो और वर्कर्स को अपने राइट्स मिले। इवन स्मॉल प्रोड्यूसर की भी परफॉर्मेंस क्या हो, इम्प्रूव हो, वो सपोर्ट करे, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करे या टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करे या इंफ्रास्ट्रक्चरली सपोर्ट करे, लेकिन सपोर्ट करे। अगर नेसेसरी हो तो गवर्नमेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगाए, ठीक है, और नेगोशिएट करे WTO के साथ फेयर रूल्स बनाने के लिए, ठीक है, उनसे बात करें। इवन इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्री के साथ भी अलाइन करके क्या कर सकता है, सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्री इन द WTO, क्योंकि अगर डेवलप कंट्री का डोमिनेशन WTO में है तो ये अपने हिसाब से क्या है, ट्रेड ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है, W2 के लिए, है ना, जो कि सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जो जो कंट्रीज इनमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसलिए क्या है कि डोमिनेशन को कम करने के लिए डेवलपिंग कंट्री खुद में मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ओवरऑल कस्टमर सभी करता धरता है। अगर जिसके पास कस्टमर होगा भाई, वहां पे काम तो अच्छा चलना ही चलना है। तो ये, और इंडिया आपको पता ही है कि कस्टमर के हिसाब से क्या है। जैसे गारमेंट वर्कर की कहानी, एक क्लियर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है ना, कि कई कंपनियां क्या करती हैं कि MNCs ने कोई काम दिया उनको, ठीक है, वो काम दिया, अब उनको वो काम कंप्लीट करना है और उनको प्रॉफिट भी ज्यादा कमाना है, तो क्या करेंगे ना, रॉ मटेरियल का जो रेट होगा, रॉ मटेरियल कम दाम में खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर रॉ मटेरियल सस्ते दाम में नहीं मिला, तब वो क्या करेंगे, जो आपका लेबर है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर देंगे। किसके बेस पे कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या होता है कि उनको छुट्टी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना, और कोई ओवर टाइम नहीं देना पड़ेगा, ओवर टाइम के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और 12 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब वही कंपनी के थ्रू जुड़ा होता है, कंपनी के थ्रू, वहां पे 8 घंटे की जॉब होती, उसको छुट्टी के भी पैसे मिलते, ओवर टाइम करने के भी पैसे मिलते। तो ये सारी चीजों की वजह से भी क्या होता है कि कंपटीशन, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है ना। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। तो दैट्स वाई इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये एक तरीके से देखो, यहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ कि न्यू लिबरलिज्म यानी लिबरलिज्म के अगेंस्ट क्या आएगा, न्यू लिबरलिज्म। दैट मीन्स लिबरलिज्म के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। ये एक इसका एक सिंपल भाषा में मीनिंग है। लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होगी कम से कम इन्वॉल्व होगी, ठीक है, कम से कम, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड हो, कंप्लीटली क्या हो, मार्केट पे डिपेंड हो, ये केस आ जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बेस्ट तरीके से समझाया है भाई, देख लो आप एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक्स टू ऑल।